हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एक पीवाईक्यू सीरीज़। और इस पीवाईक्यू सीरीज़ में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, हम यहाँ पर चैप्टर वाइज क्या है भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही हैं। अब देखो यहाँ पर इस तरह से डिस्कस करने का पर्पज़ क्या है, इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। एक तो यहाँ पर देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ये पता लग जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मस्ट होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एचटेट के एग्जाम में जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं ना वो रिपीट होते हैं। अब वो रिपीट देखो दोनों तरीके से हो सकते हैं, या तो सेम क्वेश्चन एज इट इज़ आपको पेपर में मिल जाए, या फिर दूसरा क्या है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में चेंज करके, वैल्यू में चेंज करके, यानी कि कुछ ऑप्शन में से क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ से आप ये एनालाइज कर सकते हो कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता लग सकता है, क्वेश्चन का लेवल का आइडिया लग जाएगा आपको। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या है भाई चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, देखो यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चंस के साथ ना वैसे तो बहुत ध्यान से ईयर को मेंशन किया है। ठीक है, जैसे 2023 में आया था, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है ये। बट अगर किसी क्वेश्चन के साथ जो ईयर मैंने मेंशन किया है वो उस ईयर में नहीं होता है, या फिर ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसका आई थिंक कोई बहुत इशू नहीं बनना चाहिए। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ है, जो हमारा मेन गोल है, वो क्या है कि भाई हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस को ठीक से एनालाइज करें। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से तो ऐड किए नहीं है, सभी क्वेश्चंस क्या है पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही है। जो हमारा फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, क्वेश्चंस पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पे होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या फिर कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा मेन टारगेट ये सब होना चाहिए। तो और आज की क्लास में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले वो कौन कौन से हैं, एक तो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम क्लास 11th, और एक क्लास 12 से हम सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन and 71.65% chlorine. Its molar mass is 99 ग्राम. Then its molecular formula is. ये इम्पेरिकल फॉर्मूला से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। यहाँ पर देखो पता करना है आपको, एक कोई अननोन कंपाउंड है जिसके लिए, तो जो भी एलिमेंट्स गिवन होते हैं ना उनको एक टेबल फॉर्म में लिख लो। ठीक है, एक टेबल बनानी है आपको, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखो। तो कौन कौन से कंपाउंड है, देखो यहाँ पर कार्बन है, और क्या है साथ में क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। अब क्या करना है नेक्स्ट, जो भी इनकी अबंडेंस गिवन है ना कि ये इतना परसेंट प्रेजेंट है, इनकी परसेंटेज को लिखना है। तो यहाँ पर देखो कार्बन के लिए कितना दिया हुआ है, भी कार्बन है 24.27%। तो यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज लिखी 24.27%। नेक्स्ट क्या है भी, देखो क्लोरीन, क्लोरीन के लिए कितना दिया हुआ है 71.65%। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है अभी 4.07%। नेक्स्ट स्टेप में अब आपको क्या करना है, इनका मोलर मास मेंशन करना है, या यहाँ पर जो भी एलिमेंट है ना इनका मोलर मास लिखना है। तो देखो कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 12, क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है अभी एक एटम का 35.5, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, मोल्स फाइंड आउट करना है। तो मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर ये देखो परसेंटेज जो बनेगी, इन परसेंटेज का सम करने पर ये क्या आएगा 100। तो इसका मतलब ये है कि 100 का इतना परसेंट तो कार्बन है, तो यानी कि इतना मास क्या है भाई कार्बन का प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर गिवन मास हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो 24.27 अपॉन में मोलर मास कितना है कार्बन का 12, तो डिवाइड में क्या आ गया 12। सेम ऐसे यहाँ पर देखो क्लोरीन के लिए गिवन मास कितना है अभी यहाँ पर 71.65, तो यहाँ पर ये आ गया 71.65, और डिवीजन में क्या आ जाएगा भाई 35.5। नेक्स्ट क्या है फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना है अभी 4.01, और डिवाइड में क्या आ गया 1। अब आपको क्या करना है, ये डिवाइड कर देना है और डिवाइड करके देखना है कितना आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, 2.02 समथिंग होता है, ये भी यहाँ पर 2 समथिंग होगा, और यहाँ पर 1 से तो जब हम करते हैं तो क्या होता है सेम ही वैल्यू आ जाती है, तो 4.071 ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर मोल्स आपने कैलकुलेट किए ना, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, स्मॉलर वैल्यू होती है, उससे क्या करो सभी मोल्स की वैल्यू को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर देखो 2.02 ही स्मॉलर वैल्यू है, तो इसको हम क्या करेंगे इसी से डिवाइड कर देंगे। तो 2.02 को 2.02 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसको भी जब इसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये करेंगे तो कितना आएगा भाई 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर हम राउंड ऑफ करके क्या करते हैं 2 को ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इस टेबल से आपने क्या कैलकुलेट किया है कि कार्बन है, कार्बन के एटम कितने हैं 1 है,
क्लोरीन है, क्लोरीन के एटम कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं अभी, 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ एटम से, वो क्या बन जाएगा, इम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बनेगा अभी, इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर देखो आपके पास क्या आ गया है अभी, ये आया है आपके पास, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, तो ये क्या बन गया CH2Cl, ये इम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। साथ के साथ हम यहाँ पर क्या करते हैं अभी, इसका मोलर मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके इम्पेरिकल फॉर्मूले के मास को हम क्या बोलेंगे, इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, एक कार्बन है तो कार्बन का कितना होता है 12, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2, प्लस एक क्लोरीन का कितना होगा 35.5, और जब आप ये ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी कितने आ जाएगी अभी 49.5 आ गई। तो यहाँ पर इस इम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए जो मास आया है वो कितना आ गया अभी 49.5 ग्राम आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है अभी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है अभी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू में n मल्टीप्लाई में, यहाँ पर ये n फैक्टर होता है, ये किससे मल्टीप्लाई होता है, इम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है। ठीक है, ये क्या है भी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है, n फैक्टर मल्टीप्लाई में इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो क्या है भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 99, तो 99 इज इक्वल टू में n की वैल्यू हमें पता नहीं है, जो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। इम्पेरिकल फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया था, पता किया था कि क्या आएगा, और इसका मास भी हमने कैलकुलेट किया था, कितना है 49.5। तो अब यहाँ पर क्या है, इस n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 99 डिवाइड में 49.5, और ये कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई भाई 2 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर आपको पुट करना है। तो यहाँ पर क्या है देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या करना है आपको, n मल्टीप्लाई में इम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या करना है अभी n मल्टीप्लाई में इम्पेरिकल फॉर्मूला, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इम्पेरिकल फॉर्मूला n से मल्टीप्लाई हो गया। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला देखो क्या है, यहाँ पर क्या आया था अभी CH2Cl, क्या आया था CH2Cl, n की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से जो हमने फाइंड आउट किया है 2, तो यहाँ पर ये आ गया 2। तो अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इस पूरे का ट्वाइस है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 2 कार्बन है, इस H2 का ट्वाइस है मतलब 4 हाइड्रोजन है, और एक क्लोरीन का ट्वाइस है मतलब Cl2 है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया अभी C2H4Cl2। तो अब देख लो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर 2, तो यही क्या बन गया, इसका करेक्ट आंसर बन गया। फिर इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं अभी इस क्वेश्चन को, यहाँ पर इन ये जो भी कंपाउंड्स आपको गिवन है ना, इनके लिए क्या करो, मोलर मास कैलकुलेट कर लो, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको मोलर मास गिवन है, तो जिस भी कंपाउंड के लिए 99 आएगा वही क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ये कैलकुलेट करके देखोगे ना इन ऑप्शन में से, तो यहाँ पर सिर्फ सेकेंड ऑप्शन के लिए ही 99 आएगा। बट यहाँ पर आपको इस मेथड से करने की नीड तब हो सकती है जब क्या हो भाई, यहाँ पर अगर 2 कंपाउंड का क्या आ गया, मोलर मास ज़्यादा मतलब सेम आ गया, या फिर 2 से ज़्यादा कंपाउंड के लिए सेम आ जाए। ठीक है, अगर मास सेम है तो फिर तो आपको ये इस तरह से पूरा कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा, ये जो हमने मोल कैलकुलेट किया है फिर n की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, इस तरह से। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है भाई, ये देखो 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है इजी सा क्वेश्चन है, और ये 2 बार रिपीट हुआ है। क्या पूछा गया देखो क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मिथेन इज, 16 ग्राम मिथेन का क्या करना है, कंबशन करना है। अब मिथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, मिथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, और जब भी आप हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की क्या करते हो, कंबशन प्रोसेस कराते हो, तो ऑलवेज जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और प्लस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मिथेन का फॉर्मूला क्या बनेगा अभी CH4। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन। तो CH4 कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है अभी, ऑक्सीजन के साथ, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ। तो यहाँ पर ये कंबशन रिएक्शन जब करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है अभी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, तो यहाँ पर ये आ गए प्रोडक्ट। तो अब ये हो गया, अब ये रिएक्शन देखो बैलेंस है क्या, नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। देखो एक कार्बन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर 2 और एक ये 3 ऑक्सीजन एटम हो गए, लेफ्ट में अलग है राइट में अलग है। ऐसे ही तो चेक करते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर इस साइड कितने हैं, रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में कितने हैं अभी 2 ही है। यहाँ पर रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन चेक करो, क्योंकि कार्बन तो देखो बैलेंस है, कार्बन 1 ही है, ऑक्सीजन बैलेंस करो। तो यहाँ पर देखो 2 एटम यहाँ पर हो गए, और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 यहाँ पर हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4 एटम्स हो गए, किसके भाई, ऑक्सीजन के। तो लेकिन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, ओनली 2 एटम, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चेक करो कि क्या रिएक्शन बैलेंस है, हाँ अब ये रिएक्शन बैलेंस है।
तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो देखो 1 मोल, ये क्या है, मिथेन है, तो 1 मोल ऑफ मिथेन के कंबशन से क्या बन रहा है अभी, 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर इस 1 मोल ऑफ मिथेन का मास कैलकुलेट करके देखो, एक कार्बन का कितना होता है 12, 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4, तो 12 + 4 कितना हो गया अभी 16, कितना हो गया 16 ग्राम। तो ये यहाँ पर क्या है अभी 16 ग्राम मिथेन है, और 16 ग्राम के लिए ही क्वेश्चन में पूछा है। तो बस आपको पता तो लग गया कि 16 ग्राम से 1 मोल से देखो कितने वाटर मोल बन रहे हैं 2, और यहाँ पर 16 ग्राम, 1 मोल का मतलब 16 ग्राम मिथेन ही तो है। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ मिथेन से मतलब कि 16 ग्राम ऑफ मिथेन से कितने वाटर मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं अभी 2 मोल्स। 1 मोल वाटर का जो मास होता है वो कितना होता है अभी 18, कैलकुलेट करके देख लेना। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, 2 हाइड्रोजन है, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा अभी यहाँ पर 18 हो जाएगा, और 18 2 जा, क्योंकि 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कितना आ जाएगा अभी 36 ग्राम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा इट इज़ ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 3rd आंसर इसका करेक्ट है। और ये 2 बार क्वेश्चन क्या है रिपीट हुआ है, 2022 में, 2018 में। अब देखो धीरे धीरे एग्जाम का ना पैटर्न चेंज हो रहा है। जब आप बहुत ही पुराने पेपर्स को देखोगे ना, जैसे 2011 में भी आई थिंक पेपर हुआ था, उसके बाद भी शायद एक बार पेपर हुआ है, एक बार या 2 बार पेपर हुआ है, तो उन पेपर का जो पैटर्न है ना, क्वेश्चंस के जो लेवल है वो डिफरेंट है। अभी धीरे धीरे क्या है, पेपर का जो ट्रेंड है और जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। तो PYQ क्वेश्चंस देखो करने भी चाहिए, अभी जो रिसेंट के ट्रेंड है ना उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या पूछा गया अभी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच ऑफ, यहाँ पर देखो आपको क्या है डिफरेंट गैसेस गिवन है। कौन कौन सी, ऑक्सीजन गैस है, अमोनिया है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और इनके लिए जो वॉल्यूम गिवन है आपको, यानी कि इनकी जो अमाउंट गिवन है ना इन तीनों गैसेस की, वो कितनी दी हुई है अभी 100 ml। और कंडीशन भी दी हुई है, जो आपने 100 ml गैसेस ली है ना, ऑक्सीजन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कब लिया आपने STP कंडीशन पे। STP कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। अब यानी कि तीनों गैसेस के लिए क्या है STP कंडीशन है, मतलब कि सभी का क्या है यहाँ पर जो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है वो सेम है। इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है भाई, अवोगाड्रो लॉ। यहाँ पर एक क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है भाई, अवोगाड्रो लॉ। तो अवोगाड्रो लॉ में क्या बताता है कि एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो क्या होते हैं अभी सेम होते हैं, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम में। यानी कि जैसे अब यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम है 100 ml है, तो 100 ml है और सभी के लिए सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है। STP की फुल फॉर्म सेम टेम्परेचर प्रेशर नहीं है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। बट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अब सभी के लिए सेम है, ऑक्सीजन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड सभी के लिए। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन सेम हो गई है, वॉल्यूम क्या हो गया है, सेम हो गया है, तो इस केस में क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं अभी सेम ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और ऑक्सीजन गैस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इन 100 ml वो क्या होंगे भाई सेम होंगे। यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपको इस तरह से दिए हुए हैं, अमोनिया का सबसे ज़्यादा, अमोनिया के लिए सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बताए हैं, फिर इसके बाद ऑक्सीजन के और CO2 के सबसे कम। इस वाले ऑप्शन में क्या किया है, CO2 के लिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताए हैं, अमोनिया के लिए सबसे कम, यहाँ पर सेम बताया और इसमें 2 सेम है और एक ऑक्सीजन के लिए सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा अभी ऑप्शन नंबर 3। अभी देखो यहाँ पर इसको इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। क्या बताया गया देखो कि जैसे ये आपने बलून लिए हैं और सभी बलून में क्या किया आपने 1 मोल गैस को फिल किया है। क्या किया अभी आपने 1 मोल गैस को फिल किया है, तो अब यहाँ पर वॉल्यूम सेम हो गया। कंडीशन क्या है STP है, तो सभी के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल, वो क्या होंगे भाई सेम होंगे। अब देखो इसे आप बहुत अच्छे से क्लियरली इस तरह से समझ सकते हो, इस एग्जाम्पल से तो 100% समझ में आ जाएगा कि जैसे 1 डजन है, 1 डजन का मतलब क्या होता है, 1 डजन का मतलब होता है 12 थिंग्स। अब ये 12 थिंग्स कुछ भी हो सकती है, पेन है, बुक है, पेपर है, ठीक है, और कोई चीज़, और कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, फ्रूट्स है, ठीक है। तो 1 डजन ऑलवेज क्या रहेगा 12 थिंग्स रहेगा। अब देखो उनका साइज़ कुछ भी हो, शेप कुछ भी हो, ठीक है, और उनका मास कुछ भी आए, कोई चीज़ कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो, बट 1 डजन इज़ ऑलवेज 12 थिंग्स, ठीक है। 1 डजन का मतलब क्या है कि भाई हमेशा ही क्या होगा 12 थिंग्स होगी। तो अब यहाँ पर 1 डजन जो है वो फिक्स है ना, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर देखो वॉल्यूम फिक्स है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन को आपने फिक्स कर दिया, तो इसके अंदर आप चाहे कोई भी गैस ले लो, ठीक है, उसका मास चाहे कुछ भी हो, गैसेस का मॉलिक्यूल्स का साइज़ कुछ भी हो,
इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दीज क्या होगा यहाँ पर, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो क्या आएंगे भाई, सेम आएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 3। देखो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बन रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। जो ये कंसंट्रेशन टर्म्स वाले क्वेश्चन है ना, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, ये वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन वाले टॉपिक के अंदर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या फाइंड आउट करना है भाई, यहाँ पर आपको मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। किसके लिए, जब आपके पास क्या हो 500 ml सॉल्यूशन हो और उसमें आपने 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिजोल्व किया है। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है अभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या है अभी यहाँ पर सॉल्यूट है। मोलारिटी हमें फाइंड आउट करनी है। मोलारिटी, मोलालिटी, कंसंट्रेशन टर्म फाइंड आउट करो। ये वाले जो क्वेश्चन है आपको ये हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे कोई भी पीजीटी का एग्जाम हो। और ये जो पीजीटी के क्वेश्चंस है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एचटेट पीजीटी के क्वेश्चंस है तो सिर्फ एचटेट के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। जो भी पीजीटी एग्जाम होता है ना उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पीजीटी का जो बेस होता है वो क्या होता है, 11th-12th का सिलेबस ही होता है। अब वो डिफरेंट एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग क्या होता है, कहीं पे आपको ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पीजी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड मिलते हैं, और कहीं कहीं पे 11th-12th की क्वेश्चंस होते हैं। तो वो अपने अपने एग्जाम का लेवल है, बट सभी एग्जाम का जो बेस है पीजीटी एग्जाम के लिए वो क्या है, 11th-12th का ही है। तो ये सभी एग्जाम के लिए, वो चाहे एचटेट के अलावा कोई भी एग्जाम हो, पीजीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो फैक्ट्स है, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो सेम ही रहने वाले हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि भाई कौन से एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, और रिपीट भी हो जाते हैं। देखो कोई कोई ऐसा भी नहीं है कि एचटेट के क्वेश्चंस किसी दूसरे पेपर में नहीं आ सकते। एक जो ट्रेंड चल रहा होता है ना, जैसे इस ईयर मान लो कोई क्वेश्चन इस पेपर में आया है पर्टिकुलर एग्जाम में, तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी दूसरे एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि रिसेंट ट्रेंड को देखा जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो रिपीट भी हो जाते हैं, मतलब किसी दूसरे एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलारिटी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, मोलारिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मोलारिटी का देखो फॉर्मूला क्या होता है अभी, मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है ये होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने ml में लिया है यहाँ पर, तो क्या करते हैं हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने वॉल्यूम किस में लिया है भाई, लीटर में लिया है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। तो ये क्या है भाई, यहाँ पर मोलारिटी का फॉर्मूला है। अब देखो क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम तो गिवन है, वॉल्यूम तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट मोल्स नहीं गिवन है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मोल्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, देखो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है यहाँ पर देखो 4 ग्राम, ये सॉल्यूट के लिए कैलकुलेट करते हैं। मोल्स किसके होते हैं, ऑलवेज ये सॉल्यूट के ही होते हैं तो इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर क्या है, जो मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा, देखो मास है 4 ग्राम, मोलर मास किसके लिए कैलकुलेट करना है, NaOH के लिए। तो NaOH के लिए क्या आ जाएगा, देखो NaOH के लिए जो मास बनेगा, सोडियम का कितना होता है अभी 23, ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा अभी 40 ऐड करने पर। तो यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी भाई ये 4 डिवाइड में 40 होगा, ठीक है, 4 डिवीज़न में 40। तो कितना आ गया अभी 1/10, कितना आ गया 1/10, या फिर आप बोल दो 0.1। तो इतने मोल्स हैं 4 ग्राम ऑफ NaOH के। अब क्या करना है, बस आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो देखो यहाँ पर पुट करेंगे तो n की वैल्यू की जगह पे मोल्स की वैल्यू पुट करेंगे 0.1। आप इसे 1/10 भी लिख सकते हो, 0.1 भी, जैसे आपका मन करे सॉल्व करने के लिए। फिर क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम लिखना है। तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पर 500 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो अब यहाँ पर क्या है देखो 10 से 10 गया, ठीक है, और ये यहाँ पर 5 आ जाएगा इस तरह से। तो क्या आ गया 1/5, और ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा भाई 0.2 मोलर। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन के लिए जो मोलारिटी बनेगी कितनी आएगी भाई 0.2 मोलर आएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर आपको कुछ सॉल्यूशंस गिवन है, इनके लिए ये फाइंड आउट करना है कि किसके लिए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर ये आप कैसे कैलकुलेट करते हो, मतलब कैसे पता लगाते हैं हम कि किसके लिए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बनेगा, या फिर ये पूरा एक अरेंज करना भी आ सकता है डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, कि मैक्सिमम किसका होगा, मिनिमम किसका होगा, या फिर वो इस तरह से मैक्सिमम या फिर मिनिमम भी पूछ सकता है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है भाई, वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है भाई, इसे आप आई से डिनोट करते हो,
और ये क्या होता है, ये रेशो होता है किस किस का, बिफोर और आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स बने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं, कितने आयंस बने हैं, और आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, ठीक है। बिफोर और आफ्टर यहाँ पर आपको क्या है, दोनों का रेशो लेना है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन का। जैसे देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले से ही समझते हैं, NaOH। तो NaOH का देखो ये किस तरह से आयनाइज होगा, ये ऐसे आयनाइज होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यहाँ पर कितने आयंस में ये डिसोसिएट हुआ है, 2 आयंस में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर तो लेते हैं आफ्टर वाला, ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला हम कहाँ लिखते हैं, न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, बिफोर डिसोसिएशन बिफोर एसोसिएशन। तो देखो ये डिसोसिएट होने से पहले, आयनाइज होने से पहले होल पूरा का पूरा कैसे था, NaOH ऐसे था। तो ये पूरी एंटिटी क्या थी, 1 थी, ये पूरी एंटिटी क्या थी भी, 1 थी। तो इन दोनों का रेशो होता है। तो यहाँ पर NaOH के लिए I की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। NaOH के लिए I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। एक बार सभी के लिए यहाँ पर I की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर रिलेशन बताती हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट के साथ इस I का रिलेशन क्या होता है। तो देखो अब Na2SO4 के लिए यहाँ पर देखो ये किस तरह से आयनाइज होगा, Na2SO4 सल्फेट आयन है। तो सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है। और यहाँ पर Na2 है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, 2 सोडियम आयन है। क्या है अभी यहाँ पर 2 सोडियम आयन है। तो 2 सोडियम आयन है, 1 सल्फेट आयन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/1, और या फिर आप सिंपली 3 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, I किसके लिए भी, अमोनियम नाइट्रेट के लिए, तो NH4NO3। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे अमोनियम नाइट्रेट के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। तो ये कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पर 2 आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा ये, तो ये आ गई वैल्यू 2। और नेक्स्ट क्या है अभी यहाँ पर KNO3। तो KNO3 के लिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी K पॉजिटिव पोटाशियम आयन, और यहाँ पर नाइट्रेट आयन बनाएगा। तो यहाँ पर भी कितने आ गए भाई, 2 आ गए। यहाँ पर I तो डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट कर लिया, जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन मेंशन थे। अब हमें यहाँ पर रिलेशन देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट के साथ इसका रिलेशन क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर का। तो देखो सॉल्यूशन चैप्टर में हम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर उनमें से एक जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होती है अभी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो उसका जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है वो क्या होता है अभी, डेल TB इज इक्वल टू में I मल्टीप्लाई में KB मल्टीप्लाई में M, ये होता है। अब यहाँ पर डेल TB क्या है, ये टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है। अब ये डेल TB क्या होता है, देखो डेल TB होता है यहाँ पर, ये होता है TB ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, माइनस क्या होता है यहाँ पर डेल TB नोट। नोट का मतलब क्या है, यहाँ पर ये प्योर का है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये प्योर सॉल्वेंट का है, जब आपने इसमें कोई भी सॉल्यूट को ऐड नहीं किया है तब। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का, जब आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया है तो वो क्या आता है, ज़्यादा आता है। किससे भाई, प्योर वाले से, ठीक है। प्योर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर डेल TB क्या होता है अभी, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से हम माइनस करते हैं क्या अभी, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को। अब देखो ये M क्या है, मोलालिटी है। अब यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन सभी की क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले भी बन सकते हैं, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर सेम कंसंट्रेशन क्या है, तो उसके लिए देखो M कांस्टेंट हो गया, मोलालिटी। और ये जो KB है, KB भी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, KB भी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज तो कांस्टेंट हो गई है। तो यहाँ पर अब ये जो TB है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा आया है, इसमें से माइनस करना पड़ रहा है प्योर वाला, तो एलिवेट हुआ है यानी कि बढ़ा है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्ट रिलेशन रखेगा किससे भी, वांट ऑफ फैक्टर से। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर कि डेल TB की वैल्यू ज़्यादा, सॉरी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ही ज़्यादा क्या होगा भी, डेल TB होगा। उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डेल TB होगा। और उतना ही ज़्यादा क्या है भी, बॉइलिंग पॉइंट आएगा। उतना ही ज़्यादा क्या है भी, बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर ये रिलेशन जो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। I ज़्यादा यानी कि वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डेल TB भी ज़्यादा, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, और डेल TB भी क्या आएगा उसके लिए, ज़्यादा आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू एलिवेट हुआ है ना, सॉल्यूशन वाली में से हम प्योर की माइनस कर रहे हैं। तो अगर ये पूरा इंक्रीज हो रहा है, ये पूरा कब इंक्रीज होगा, डेल TB की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, जब इसकी वैल्यू बड़ी आएगी। तो इसीलिए डेल TB इंक्रीज होगा, तो यानी कि TB की वैल्यू भी क्या है भी, इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछ सकता है, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी और TB भी। बट यहाँ पर क्या है, दोनों में डायरेक्ट ही रिलेशन है, तो इसलिए ट्रेंड सेम ही बनेगा। बट जो फ्रीजिंग पॉइंट वाला होता है ना, उसमें जो ट्रेंड होता है वो अलग होता है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी आपको क्या है, अच्छे से ध्यान रखना है, मतलब पता होना चाहिए, चाहे उसका डायरेक्ट रिलेशन है या फिर आपको उसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़े, चेंजेस आए।
तो अब देखो आई की वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा किसके लिए आई है, जो यहाँ पर हमने डिफरेंट आयंस देखे थे किसके बन रहे हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 2, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसके लिए बन रहे हैं अभी, सोडियम सल्फेट के लिए बन रहे हैं। तो सोडियम सल्फेट के लिए वांटो फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, मतलब कि हायर इन बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यहाँ पर अगेन ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल ही है। क्या पूछा गया देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ पर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, यहाँ पर क्या गिवन है भाई आपको, बॉइलिंग पॉइंट गिवन है किसके लिए भी, बेंजीन के लिए गिवन है। कितना दिया हुआ है देखो 353 कैल्विन, कितना गिवन है 353 कैल्विन, व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वाज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब यहाँ पर एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, बेंजीन क्या है, यहाँ पर बेंजीन क्या है अभी, सॉल्वेंट। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की अमाउंट कितनी है 1.8 ग्राम, उसका नाम नहीं दिया बट हमें नाम से कोई मतलब नहीं, हमें तो अमाउंट से मतलब है। तो यहाँ पर कितना है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट 1.8 है, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर 90 ग्राम बेंजीन है। बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है बेंजीन का, किसका दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट देखो बेंजीन का, इसका मतलब ये क्या है प्योर सॉल्वेंट का, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कितना बनेगा अभी 353 कैल्विन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखो द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू, अभी बताया था कि जब भी आप क्या करते हो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हो सॉल्वेंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट जब आप देखते हो तो उसमें क्या होता है एलिवेट होता है, वो बढ़ता है। तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रेज हो गया है इस सॉल्यूट को ऐड करने से, 353 से कितना बन गया है अभी 354 कैल्विन बन गया है। तो व्हाट इज अ मोलर मास ऑफ सोल्यूट इफ Kb फॉर बेंजीन इज 2.5 केल्विन Kg पर मोल। यहाँ पर आपको क्या करना है सोल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करना है। क्या करना है अभी सोल्यूट के लिए मोलर मास फाइंड आउट करना है, जिसकी अमाउंट आपको कितनी दी हुई है अभी 1.8 ग्राम। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट वाला रिलेशन यूज़ करके। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो क्या क्या गिवन है, डेल TB नोट बेंजीन के लिए, देखो प्योर बेंजीन के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना गिवन है 353 कैल्विन, कितना दिया हुआ है अभी 353 कैल्विन। प्योर वाले के साथ क्या है अभी हम नोट को मेंशन कर देते हैं। केबी की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है अभी 2.5 केल्विन Kg पर मोल, ये हमने यहाँ पर यूनिट को भी मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या है देखो यहाँ पर, इसके बाद और क्या क्या गिवन है आपको, अमाउंट गिवन है किसकी सोल्यूट की, इसको हम W से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर W ऑफ सोल्यूट, ये क्या है अभी यहाँ पर सोल्यूट है। सोल्यूट के लिए चलो मैं यहाँ पर A लिख देती हूँ, ठीक है। सोल्यूट के लिए मैं यहाँ पर A को मेंशन कर देती हूँ, कुछ भी मेंशन कर लो वो अपनी मर्जी है। तो A के लिए मैंने यहाँ पर क्या है अभी सोल्यूट मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर WA कितना है अभी 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम। और अमाउंट ऑफ सोलवेंट भी गिवन है आपको, कितनी दी हुई है 90 ग्राम। तो यहाँ पर बी मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है किसके लिए भी सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ पर ये कितना हो गया अभी 90 ग्राम, ठीक है। बी क्या है अभी सॉल्वेंट के लिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये बुक्स में आपको अलग अलग मिल सकता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिनोट कर सकते हो आप, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो ए हमने मेंशन किया है सॉल्यूट को, बी हमने मेंशन किया है किसको सॉल्वेंट को। डेल TB इज इक्वल टू में क्या होता है KB इंटू में M, क्या होता है डेल TB इज इक्वल टू में KB इंटू में M। KB क्या है अभी यहाँ पर कांस्टेंट है, KB क्या है यहाँ पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर डेल TB जो होता है वो क्या होता है देखो, अभी बताया था मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में कि जो भी TB होता है किसके लिए सॉल्यूशन के लिए, उसमें से हम माइनस कर देते हैं किसका प्योर वाले को। तो ये रिलेशन होता है डेल TB का, मतलब डेल TB का मतलब ये होता है इज इक्वल टू में KB मल्टीप्लाई में M, KB मल्टीप्लाई में M। यहाँ पर देखो TB सॉल्यूशन के लिए जो है वो आपको कितना गिवन है यहाँ पर 354 दे दिया ना सॉल्यूट को ऐड करने के बाद। भाई बेंजीन में जब सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 353 से बढ़ गया है, कितना बढ़ा है 354। तो यहाँ पर देखो डेल TB की वैल्यू कितनी है 354 माइनस डेल TB नोट प्योर वाले की वैल्यू कितनी है अभी बॉइलिंग पॉइंट कितना है 353 इज इक्वल टू में KB की वैल्यू भी देखो आपको क्वेश्चन में दी हुई है कितनी भाई 2.5। तो यहाँ पर ये हमने पुट कर दिया मल्टीप्लाई में M, कितना आ जाएगा ये 1 इज इक्वल टू में ये 2.5 मल्टीप्लाई में M। अब ये M क्या है यहाँ पर मोलालिटी, M क्या है अभी यहाँ पर मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है अभी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये कैपिटल W लिखा है मैंने, क्या लिखा है अभी वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या है ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं 1000, क्योंकि अगर ये ग्राम में है तो, अगर KG में है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास को स्मॉल m से लिख दो, किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो। तो यहाँ पर देखो मोल्स मोलालिटी क्या बन जाएगी देखो गिवन मास कितना है अभी इस क्वेश्चन में 1.8, सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है 1.8 है। मोलर मास यहाँ पर आपको उसी के लिए तो कैलकुलेट करना है सॉल्यूट के लिए,
और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो गिवन मास तो कितना है 1.8 है, और यहाँ पर क्या है ये कैपिटल M एज इट इज़ आ जाएगा, यही तो आपको कैलकुलेट करना है। फिर डिवीजन में क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, जिसको आपने WB लिखा था, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है भी यहाँ पर आपको 90 ग्राम, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 90 मल्टीप्लाई में 1000, तो यहाँ पर ये क्या है मोलालिटी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू में 2.5 मल्टीप्लाई में, अब ये M नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1.8 अपॉन में M मल्टीप्लाई में 90 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा भाई 1000, ठीक है। अब इस वाले M की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये M इधर चला जाएगा, M इज इक्वल टू में 2.5 मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है 1.8, चाहो तो डेसिमल को रिमूव कर दो, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 90, और ये डेसिमल को रिमूव किया है इसलिए यहाँ पर क्या है भी 10 आ जाएगा, और फिर इसके भी डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पर भी ये 10 आ गया। अब देखो 18 1 ज़ा 1 और ये 5 ज़ा 90 होता है, 1 0 ये 0 कैंसिल, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा और ये 5 2 ज़ा, तो 25 2 ज़ा कितना होता है अभी 50। ये जो वैल्यू आई है 50 ग्राम पर मोल, ये किसके लिए आ गई भाई सॉल्यूट के लिए, यहाँ पर जिसकी अमाउंट आपने कितनी डिजोल्व की थी 1.8 ग्राम, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूट के लिए मोलर मास पूछा था वो कितना आ गया अभी 50 ग्राम पर मोल, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया भाई ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या पूछा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी वॉन्ट ऑफ फैक्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दिया गया है देखो, इफ़ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड एसोसिएट इन बेंजीन, बेंजीन में इथेनोइक एसिड क्या हो जाते हैं अभी एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे देखो NaH है NaCl है वो डिसोसिएट हो रहे हैं भाई, वो आयंस में ब्रेक हो रहे हैं। एसोसिएट होने का मतलब क्या है जुड़ जाना, तो यानी कि इथेनोइक एसिड जो है वो क्या होता है अभी बेंजीन में क्या हो रहे हैं अभी एसोसिएट हो रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और इसमें से करेक्ट वाली को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहाँ पर इथेनोइक एसिड होता क्या है, इथेनोइक एसिड क्या होता है अभी एसिटिक एसिड ही होता है, तो ये है CH3COOH दैट इज इथेनोइक एसिड। अब इसके मोल्स यहाँ पर क्या है अभी एसोसिएट हो रहे हैं। तो अब ये अगर एसोसिएट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जो एसिटिक एसिड है ये किस तरह से एसोसिएट होता है, ये डाइमर बना लेता है। क्या करता है अभी ये डाइमर बना लेता है, तो यहाँ पर क्या है CH3 एसोसिएट होने का मतलब यही तो है कुछ जुड़ रहा है, तो जुड़ने के लिए तो क्या है भाई वो डाइमर ट्राइमर इस तरह से कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है CH3COH का क्या बन जाएगा ट्वाइस बन जाएगा। तो अब देखो I की वैल्यू अभी लास्ट क्वेश्चन से मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि I की वैल्यू क्या होती है अभी आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें न्यूमरेटर में लिखने होते हैं। तो देखो यहाँ पर आफ्टर वाले कितने हैं, यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में 2 लिए होंगे, जब भी तो 2 लिए होंगे तभी तो मिलकर क्या किया है उसने एसोसिएशन किया है और एक बना लिया। तो यहाँ पर बेंजी ये जो है एसिटिक एसिड है इस तरह से होता है। देखो ये CH3C डबल बॉन्ड OH और ये दूसरा जो मोलिक्यूल रहेगा उसके साथ क्या है भी यहाँ पर ये एसोसिएट हो जाएगा, तो इस तरह से डाइमर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा एसोसिएशन के बाद इसने क्या किया है एक ही मोलिक्यूल बना लिया, तो यहाँ पर क्या है 1 अपॉन में। अब यहाँ पर बिफोर वाले लिखते हैं कहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो बिफोर में कितने थे भाई 2 थे, 2 ने ही तो एसोसिएट किया है, तो यहाँ पर क्या आ गया 2, तो 1/2 क्या बन गया है भाई यहाँ पर आ गया है, और इसे आप लिख सकते हो 0.5। क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू क्या होती है भाई कम आएगी। एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू क्या होगी भाई लेस देन 1 होगी, डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि डिसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ आयंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, एसोसिएट होने पर क्या हो जाएगा वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको I की वैल्यू भी ध्यान रखनी है, और नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन में I की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। तो ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर की I की वैल्यू एसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या क्या दी हुई है आपको, जो ΔTB है ऑफ इथेनोइक एसिड विल बी डबल ऑफ नॉर्मल वैल्यू, कि भी ΔTB की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी नॉर्मल वैल्यू से इथेनोइक एसिड के लिए। अब यहाँ पर ΔTB का रिलेशन भी लिख लो ताकि आपको ये समझ में आए कि जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, कि ΔTB इज इक्वल टू में होता है I मल्टीप्लाई में KB मल्टीप्लाई में M। अब ये तो देखो कांस्टेंट है, KB और M तो क्या रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे। I किसके ऊपर डिपेंड करेगा ΔTB, मतलब ΔTB किसके ऊपर डिपेंड करेगा I पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर पे। तो अब देखो ये इसके साथ क्या डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है, तो यहाँ पर क्या बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो फिर से ΔTB ऑफ इथेनोइक एसिड विल बी डबल ऑफ नॉर्मल वैल्यू। ये डबल कैसे हो सकती है, ठीक है डबल थोड़ी ना होगी, यहाँ पर तो देखो पहले कितना था, यहाँ पर पहले 2 थे फिर 1 हुआ है, तो ये तो कम हुई है तो डबल तो हो नहीं रहा है। नेक्स्ट क्या बोला गया स्टेटमेंट में ΔTB ऑफ इथेनोइक एसिड विल बी हाफ ऑफ नॉर्मल वैल्यू,
तो ये हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो रही है, देखो हाफ हो रही है। यहाँ पर हमने आई कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, आपने पहले क्या थे भाई, आफ्टर वाले कितने थे, 1 थे, और बिफोर वाले कितने थे, 2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इन दोनों का रेशियो तो आई होता है, तो ये क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, 0.5। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी डेल टी बी है वो आफ्टर एसोसिएशन क्या है भी, हाफ हो जाएगी। आफ्टर एसोसिएशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी डेल टी बी की वैल्यू। अगर डिसोसिएशन होता तब ये डबल हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा होता या फिर ये NaCl के लिए, NaOH के लिए पूछा होता, तो यहाँ पर उस केस में क्या हो जाती है, ये वैल्यू डबल हो जाती। नेक्स्ट क्या बोला गया, देखो डेल टी बी ऑफ इथेनोइक एसिड विल हैव नॉर्मल वैल्यू, कि भाई कोई चेंज नहीं पड़ेगा, नॉर्मल वैल्यू होगी। ये कोई स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। मोलर मास ऑफ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेल टी बी विल बी हाफ ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि भाई जो भी मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर मोलर मास का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या है भी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी वो क्या आ जाएगी भी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया, देखो इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट नियरली आइडियल इन बिहेवियर। यहाँ पर आपको कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं और इनमें से आपको ये पेयर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पेयर आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हम एक बार ये टेबल को देखते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन तो क्या करते हैं भी, रॉल्स लॉ को यहाँ पर फॉलो करते हैं ऑन एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में जो भी प्रॉपर्टीज़ है ना, वो सब क्या है भी फॉलो होंगी, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, आइडियल में रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, यहाँ पर रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की भी फर्दर दो मतलब कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी। एक क्या होते हैं अभी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और एक होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो इनको भी साथ साथ देख लेते हैं। यहाँ पर जो आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन में जो डेल एच मिक्सिंग होती है वो क्या होती है भाई, 0 होती है, यानी कि हीट ना तो इवॉल्व होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में से ना तो हीट बाहर जाएगी ना ही एब्जॉर्ब होगी इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल के केस में क्या होगा, ये जो डेल एच मिक्सिंग है ना, ये क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होती है, या तो ये 0 से ज़्यादा होगी या फिर ये 0 से कम होगी। तो अगर ये 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, अगर 0 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हीट क्या हुई है भी, एब्जॉर्ब हुई है। यहाँ पर क्या है भी, इक्वल टू के साइन की बजाय क्या आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। यहाँ पर क्या है, ये प्रोसेस जो है पॉजिटिव डेविएशन में क्या बनेगी, एक्सोथर्मिक बनेगी, हीट इज एब्जॉर्ब। ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, यहाँ पर ये वैल्यू लेस देन 0 होती है। यहाँ पर क्या है भी, ये वैल्यू लेस देन 0 होगी। अभी बताया ना, देखो आइडियल के केस में जो डेल एच मिक्सिंग है वो क्या होगी भाई, 0 के इक्वल होगी, ना एब्जॉर्ब ना ही इवॉल्व। बट नॉन आइडियल क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगी, या तो 0 से बड़ी या फिर 0 से छोटी। बड़ी है तो पॉजिटिव, छोटी है तो नेगेटिव। पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर छोटी है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है भाई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। सेम ऐसे ही क्या हो जाएगा, डेल वी मिक्सिंग हो जाएगा। तो इन केस ऑफ आइडियल ये भी 0 रहता है, यानी कि यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम का सम बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा भाई, उसमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। तो यहाँ पर डेल वी मिक्सिंग जो होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। बट नॉन आइडियल के केस में ये 0 के इक्वल नहीं होता है, वही सेम एच की तरह हो जाएगा, एनर्जी की तरह हो जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम के केस में क्या है, ये वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पर ये क्या है भाई, 0 से बड़ी, यहाँ पर क्या है कम होगी, तो ये 0 से स्मॉल आ जाएगी। तो यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, नेगेटिव डेविएशन में, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा भाई, ये इंक्रीज होगा। फिर यहाँ पर इंट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखो, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। अब जब आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड करते हो, सॉल्यूट को जब हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होगी। तो उसी इंट्रैक्शन के बेसिस पे यहाँ पर ये जो डेल एच मिक्सिंग, डेल वी मिक्सिंग होता है, ये चेंज होता है, और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बताते हैं। तो अब देखो, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो इंट्रैक्शन होती है ना सॉल्यूट, अब जैसे मान लो ए और बी, यहाँ पर क्या है भी, ये दो मतलब इनमें से एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो एक तो यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन हो गई है, और एक क्या हो जाएगी, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ए बी और जो बी इंट्रैक्शन होती है ना, शुड बी सेम। ये सभी इंट्रैक्शन कैसी होनी चाहिए, यानी कि सॉल्यूट की खुद के साथ इंट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, ये सब कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम होती है इन केस ऑफ आइडियल। बट नॉन आइडियल के केस में या तो वो ज़्यादा होगी या फिर वो कम होगी।
तो यहाँ पर जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं, देखो जब आप पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, जो ए बी इंट्रैक्शन होती है यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन होती है, सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंट्रैक्शन बनेगी ए और बी, यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए, तो यहाँ पर जो ए और बी की इंट्रैक्शन बनेगी वो क्या होती है, वीक होती है प्योर वाले से। ठीक है, ए टाइप क्या बन जाएगा देखो, और बी बी टाइप। यहाँ पर मान लो अगर ए सोल्यूट है और बी क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर क्या है, ये तो प्योर इंट्रैक्शन है, ये तो क्या है यहाँ पर प्योर इंट्रैक्शन है क्योंकि ये खुद के साथ ही कर रहा है, ए खुद के साथ, यहाँ पर बी खुद के साथ। बट यहाँ पर इंटर कैसी होगी, जब ये सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पर ए बी इंट्रैक्शन होगी सोल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में। तो जब मिक्स करने के बाद ए बी इंट्रैक्शन क्या होती है भाई, यहाँ पर वीक होती है, किससे, प्योर वाले से, यानी कि इन इंट्रैक्शन से, यानी कि खुद की इंट्रैक्शन के से क्या होती है यहाँ पर वीक होती है। तो वो किसके केस में होता है अभी, पॉजिटिव डेविएशन के केस में होता है। ऐसे यहाँ पर देखो नेगेटिव डेविएशन के केस में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं ना, ए बी की जो इंट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है प्योर वाले से। यहाँ पर इनकी खुद की इंट्रैक्शन से क्या है, जो इनकी आपस में इंट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये किसके केस हो गया भाई, नेगेटिव डेविएशन का हो गया। कुछ एग्जांपल्स है फिर देखो, आइडियल सॉल्यूशन में बेंजीन एंड टोलुइन। आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, एक टाइप के आपको ग्रुप्स मिलेंगे, देखो जैसे बेंजीन ये है, और टोलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जब क्या लगा होता है अभी, CH3 ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, तो यहाँ पर आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, एनहेक्सेन एनहेप्टेन दोनों ही क्या है, अल्केन है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन दोनों का ही जो बेस है वो क्या है, बेंजीन है। इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आइडाइड दोनों के केस में देखो इथाइल है। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या है एग्जांपल, एन ब्यूटाइल क्लोराइड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ पर देखो दोनों में एन ब्यूटाइल है। अब ये किसके एग्जांपल्स देखे हमने, आइडियल सॉल्यूशन के। अब ऐसे नॉन आइडियल के सॉल्यूशन भी हो सकते हैं जो पेयर बना सकते हैं, जैसे क्या है, एसीटोन इथेनॉल हो सकता है, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, वाटर प्लस मिथेनॉल है। यहाँ पर क्या है, इसके केस में यहाँ पर हमने क्या देखा है, ए बी इंट्रैक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, वीक होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर इथेनॉल है, अब जैसे इथेनॉल में अगर एक इथेनॉल अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये दूसरे इथेनॉल अल्कोहल मॉलिक्यूल से जो इंट्रैक्शन शो करेगा वो कैसी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कैसी होगी भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर इनकी आपस में इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू कि भाई उसने जब एसीटोन के साथ इंट्रैक्शन को शो किया है। तो इसीलिए यहाँ पर जो इंट्रैक्शन वाला था वो क्या बताया गया था कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन क्या होती है, वीक पड़ती है, किससे भाई, प्योर वाले से। यहाँ पर भी देखो एसीटोन में बन जाएगी इसी तरह से आपस में इंट्रैक्शन। तो अब एग्जांपल्स क्या हो गए, एसीटोन इथेनॉल, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब एग्जांपल आ गए। सेम ऐसे यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन वाले हो सकते हैं, एसीटोन एनिलीन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल एसिटिक एसिड, ये सब। तो इनके क्या है, यहाँ पर आपको एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन आइडियल शो करता है, कौन नॉन आइडियल बिहेवियर को शो करता है। इस क्वेश्चन में देखो यही पूछा गया है। एनहेक्सेन एनहेप्टेन एक टाइप की हो गए तो ये तो आइडियल बनेगा। ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन दोनों में इथेन कॉमन है, ये भी आइडियल ही बनेगा। बेंजीन एंड टोलुइन ये भी बताया, सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स आ रहे हैं, मतलब पार्ट है इनका, तो ये भी क्या बनेगा भी, यहाँ पर आइडियल ही बनेगा। कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है देखो, CH2, कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, CH2। एसीटोन क्या होता है, CH3 ये एसीटोन है। तो देखो दोनों में क्या है, डिफरेंस है, मतलब दोनों में क्या है भाई, ये अलग टाइप का कंपाउंड है, ये अलग टाइप का कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा भाई, आइडियल बिहेवियर शो नहीं करेगा। ये किसका एग्जाम्पल है भाई, यहाँ पर किसका बन जाएगा भी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया भी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया देखो इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, यहाँ पर क्या पूछा गया अभी, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है। क्या पूछा गया, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही लगेगा, क्या, आई वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि आपको वांट ऑफ फैक्टर देखना है। तो देखो NaCl के लिए आई की वैल्यू इन केस ऑफ NaCl कितनी हो जाएगी, 2। सुक्रोज देखो डिसोसिएट नहीं होता, ना ही ग्लूकोज डिसोसिएट होगा, तो इसको क्या है, हम जो भी डिसोसिएट नहीं होते ना उसको एक पूरी एक एंटिटी की तरह कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 1 मान लेंगे, इसको भी 1 मान लेंगे। BaCl2 यहाँ पर क्या है, ये कैसे डिसोसिएट होगा, Ba+2 Cl2 मतलब Cl नेगेटिव, 2 क्लोराइड आयन बनेंगे। तो यहाँ पर देखो एक बेरियम है और 2 क्लोराइड आयन है, तो टोटल आयन्स यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए। आई की वैल्यू को तो देखो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि इसका वांट ऑफ फैक्टर के साथ क्या रिलेशन होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का वांट ऑफ फैक्टर के साथ क्या रिलेशन होता है। तो देखो ये बनेगा जैसे डेल TB के लिए था, सेम वैसे ही यहाँ पर ये बनेगा डेल TF। ये क्या होता है अभी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो भी चेंज आ रहा है टेम्परेचर में उसे हम क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
इज इक्वल टू में आई वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई में के एफ क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, जैसे के भी कांस्टेंट था, इसे हम क्या बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ये डिप्रेशन कांस्टेंट है, वहाँ पर क्या था अभी एलिवेशन कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में एम क्या है अभी यहाँ पर ये मोलालिटी है। अब इस क्वेश्चन में भी क्या है जो के एफ है और जो एम है ये दोनों ही क्या होंगे कांस्टेंट होंगे, जैसे वहाँ पर भी के बी और जो एम था वो क्या था कांस्टेंट था। तो यहाँ पर जो डेल टी एफ है इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है अभी वांट ऑफ फैक्टर के साथ। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि डेल टी एफ यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू ज़्यादा है, और वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ही क्या है भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, बट जो टी एफ है जो ये चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है ये क्या होता है, देखो डेल टी एफ क्या होता है यहाँ पर प्योर वाले का ज़्यादा आता है, प्योर वाले का यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो डेल टी एफ होता है इक्वल टू में टी एफ नोट माइनस टी एफ, यहाँ पर ये किसके लिए सॉल्यूशन के लिए, ये किसके लिए प्योर के लिए। सॉल्यूशन में क्या है जब आपने सॉल्यूट को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर देखो अब ध्यान से टी बी वाला रिलेशन क्या था डेल टी बी वाला, उसमें ये हो रहा था टी बी ये सॉल्यूशन का माइनस यहाँ पर टी बी नोट, यानी कि ये प्योर वाले का था, ये प्योर के लिए, नोट वाला क्या है प्योर के लिए, और ये दूसरा क्या है सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर तो ये था कि अगर डेल टी बी इंक्रीज़ हो रहा है तो टी बी भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो ज़्यादा आएगा। लेकिन इन केस ऑफ देखो डेल टी एफ अगर आई की वैल्यू बढ़ती है, आई की वैल्यू बढ़ती है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो बढ़ता है, बट जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसके लिए सॉल्यूशन के लिए वो क्या होता है कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सॉल्यूशन के लिए वो कम होता है। तो यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे जब आई की वैल्यू इंक्रीज होगी यानी कि वांट ऑफ फैक्टर बढ़ेगा तो डेल टी एफ ये तो बढ़ेगा, क्योंकि ये तो क्या है डायरेक्ट रिलेशन रखता है, बट जो डेल टी एफ की वैल्यू है वो क्या है प्योर वाले में से सॉल्यूशन वाली माइनस हो रही है, तो इसका मतलब प्योर वाली ज़्यादा है। तो अब ये वैल्यू जितनी छोटी होगी यानी कि टी एफ की वैल्यू जितनी स्मॉल आएगी तभी तो इसको माइनस करने पर डेल टी एफ की वैल्यू बड़ी आएगी। अगर टी एफ भी बढ़ने लगा तो यहाँ पर जो इन दोनों का डिफरेंस है वो भी क्या आएगा स्मॉल आएगा, जिसकी वजह से फिर ये वैल्यू भी छोटी हो जाएगी। बट आई तो क्या है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके डेल टी एफ के, तो यानी कि आई बढ़ेगा तो चेंज इन यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो इंक्रीज होगा, बट ओनली फ्रीजिंग पॉइंट, अगर खाली सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है क्वेश्चन में तो वो क्या होगा भाई यहाँ पर डिक्रीज होगा। ठीक है, वो क्या होगा भाई यहाँ पर डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो ये जितना छोटा होगा तभी इसको माइनस करने पर ये वाली वैल्यू क्या है भाई बड़ी आएगी। तो अब देखो यहाँ पर आई की वैल्यू इसके लिए 1 थी, यहाँ पर 2 1 और 3। तो अब किसके लिए जो चेंज इन डिप्रेशन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा फोर्थ ऑप्शन के लिए BaCl2 के लिए, बेरियम क्लोराइड के लिए यहाँ पर जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा आएगा। बट इसी के लिए जिसके लिए आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसी के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या है भी यहाँ पर सबसे कम बनेगा। क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा उसके लिए जो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये ज़्यादा होगा, बट जो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है वो क्या है भाई कम आएगी, उसके लिए लोएस्ट होगी। तो यानी कि जिसका आई ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम। यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा है उसने कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, क्या पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट। देखो क्वेश्चन में ध्यान से क्या पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट। तो यानी कि जिसके लिए आई की वैल्यू ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा होगा, जिसके सबसे ज़्यादा आयंस होंगे, जिसके लिए सबसे ज़्यादा वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आएगी उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो ज़्यादा आएगा बट फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा कम आएगा। तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट जो फ्रीजिंग पॉइंट बनेगा वो किसका बनेगा भी ऑप्शन नंबर 4 का, क्योंकि इसके पास क्या है भी 3 आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है। देखो क्वेश्चन में 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 1 kg of water at what temperature will water boil at 1.013 बार। और यहाँ पर आपको कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, kb की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है। तो क्या है देखो यहाँ पर जो सॉल्यूट बनेगा, सॉल्यूट क्या बनेगा भाई यहाँ पर ग्लूकोज की अमाउंट कितनी गिवन है भाई क्वेश्चन में 18 ग्राम गिवन है। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर वाटर है। तो जब आप सॉल्यूशन बनाओगे यानी कि ग्लूकोज को जब आप वाटर में ऐड कर देते हो तो क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन के लिए क्या टेम्परेचर है यानी कि कौन से पॉइंट पे कौन से टेम्परेचर पे बॉईल करेगा ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और प्योर वाटर के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए तो हमें बॉइलिंग पॉइंट पता ही है वो क्या होता है भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा भी यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है डेट इज़ डेल टी बी इज इक्वल टू में के बी मल्टीप्लाई में एम क्या है भी यहाँ पर मोलालिटी है, के बी क्या होता है एक कॉन्स्टेंट है, डेल टी बी क्या है भी यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है।
तो अब देखो, चाहो तो यहाँ पर डेल टी बी, पहले क्या है, डेल टी बी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखो आप डेल टी बी का फॉर्मूला क्या होता है अभी, डेल टी बी होता है इज इक्वल टू में टी बी माइनस टी बी नोट। अब यहाँ पर नोट वाला तो क्या है, वाटर के लिए है, ये तो क्या है, प्योर वाटर के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नोट। और यहाँ पर ये किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से माइनस करना है क्या भाई, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल टी बी आ जाएगा। अब देखो ये तो हमें पता ही है, प्योर वाटर के लिए कितना होता है अभी, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अभी हमारे पास डेल टी बी भी नहीं है अकॉर्डिंग टू द डाटा, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल टी बी कैलकुलेट करेंगे, फिर डेल टी बी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद यहाँ पर फिर टी बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पर फिर ये क्या है, एम से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोलालिटी। तो अब आप चाहो तो मोलालिटी को अलग से कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर डायरेक्ट फॉर्मूले में मतलब फॉर्मूला लगा सकते हैं मोलालिटी का। तो देखो मोलालिटी क्या होती है अभी, मोलालिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर क्या होता है, वेट ग्राम में होता है, एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यहाँ पर क्वेश्चन में तो आपको मोल्स भी गिवन नहीं है, तो मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर देखो गिवन मास क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट क्या बन रहा है भाई, ग्लूकोज बन रहा है, तो ग्लूकोज का मास कितना गिवन है, 18 ग्राम। अपोन में क्या आता है, मोलर मास। तो मोलर मास किसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, ग्लूकोज के लिए। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला आपको गिवन ही है, C6H12O6। तो यहाँ पर जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा भाई, 180। कितना होगा भाई, 180। तो यहाँ पर क्या है, ये इसके मोल्स आ गए। कितने मोल्स आ जाएंगे भाई, 1/10। कितने मोल्स हो गए भाई, यहाँ पर 1/10 आ जाएंगे ना। यहाँ पर ये 1 और ये 10, तो आप इसे चाहो तो 0.1 लिख लो, या फिर 1/10, एक ही बात है। अब क्या है, यहाँ पर मोल्स आ गए आपके पास। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्वेश्चन में आपको गिवन है वाटर के लिए, किसमें, केजी में गिवन है, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल्स लिखे हमने, तो मोल्स के लिए आप 1/10 लिख लो। मल्टीप्लाई में वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई, देखो यहाँ पर 1 kg, तो ये 1 ही रहेगा। और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/10, यानी कि यहाँ पर मोलालिटी कितनी आ गई भी आपके पास, 0.1। तो यानी कि ये जो डाटा आपको गिवन है, इसके लिए जो मोलालिटी आई है, ये जो सॉल्यूशन मोलालिटी आएगी इस सॉल्यूशन की, वो कितनी आएगी भी, 0.1 आएगी। तो यहाँ पर अब हम पुट कर देते हैं, के बी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एल टी बी इज इक्वल टू में के बी की वैल्यू कितनी है भाई, 0.52, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 0.1। और जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 0.052। ये क्या है भी, यहाँ पर केल्विन में आएगा। ठीक है, ये यूनिट्स कैंसिल हो जाएगी जब यहाँ पर आप इनकी मोलालिटी की केबी के यूनिट को लिखोगे ना, तो ये यूनिट्स क्या है भी, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। केजी पर मोल आएगा, तो यहाँ पर केजी पर मोल इसकी यूनिट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ केल्विन बचेगा। तो डेल टी बी कितना आ गया अभी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया 0.052। अब यहाँ पर टी बी मैंने अभी बताया था, डेल टी बी क्या होता है, टी बी माइनस टी बी नोट। तो यहाँ पर पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, टी बी माइनस टी बी नोट इज इक्वल टू में 0.052 केल्विन। अब ये आपको पता ही है कितना होता है वाटर के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट यहाँ पर केल्विन में है, तो इसे चेंज कर लो, किस में भी कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन में ही। तो यहाँ पर 100 डिग्री को, मतलब सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं भाई, 273.15 को ऐड कर देते हैं। तो 100 + 273.15 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 373.15 केल्विन। तो यहाँ पर पुट कर दो, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, टी बी माइनस टी बी नोट कितना आया अभी प्योर के लिए, 373.15 केल्विन इज इक्वल टू में 0.052। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर ये टी बी कैलकुलेट करने के लिए ये माइनस में इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये जब इस साइड जाकर प्लस होगा तो 0.052 में जब आप 373.15 को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा भाई, ये आ जाएगा 373.202 केल्विन। कितना आ जाएगा भाई, 373.202 केल्विन। अब देख लो कौन से ऑप्शन में, इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर 4, तो यही क्या बन गया, इसका करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द वांट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलर सॉल्यूशन, बेरियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है आपके पास, उसकी मोलारिटी कितनी है भाई, 0.1 मोलर है। देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस बेरियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर आपको गिवन ही है क्वेश्चन में, वांट ऑफ फैक्टर क्या है भी, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन ही है, कितना दिया हुआ है देखो आपको 2.74, ये क्या है भी, यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है। अब यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले ना एक बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, और प्लस में यहाँ पर ये किस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा वो देखते हैं।
तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बेसिकली टोटल आयन में से, टोटल जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स है उसमें से कितना मतलब आयन्स यहाँ पर डिसोसिएट हो गए हैं, वही क्या होता है अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपके पास स्टार्टिंग में क्या है भी ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, आपके पास स्टार्टिंग में क्या है ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और ये डिसोसिएट हो गए हैं किसमें, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। जैसे देखो फॉर एग्जांपल NaCl होता है, तो यहाँ पर NaCl का 1 मोल है और ये डिसोसिएट हो जाता है इस तरह से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो यहाँ पर क्या है इसने 2 आयंस प्रोड्यूस किए हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पर ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है आपके पास और ये डिसोसिएट होकर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गए हैं। अब देखो स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, 1 मॉलिक्यूल, स्टार्टिंग में ये क्या है 1 मॉलिक्यूल होगा, लेकिन जब ये 1 मॉलिक्यूल एज इट इज़ होगा और डिसोसिएशन नहीं हुआ है तो ये तो एक भी बने नहीं होंगे, ये तो कुछ भी नहीं बना होगा। स्टार्टिंग में देखो सिर्फ क्या होगा, ए मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जैसे देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में सिर्फ क्या होगा NaCl होगा जब डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो ये तो कुछ बने ही नहीं है। तो अगर ये नहीं बने हैं तो उस टाइम पर ये क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। कितने होंगे भाई, ज़ीरो होंगे। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं अभी आफ्टर डिसोसिएशन, यहाँ पर क्या है कुछ ना कुछ डिसोसिएट होंगे, डिसोसिएशन के बाद देखो क्या बना है यहाँ पर, ये इसमें चेंज हो गया है भाई, दो क्या किए इसने आयंस प्रोड्यूस कर लिया है ना, तो आफ्टर डिसोसिएशन यहाँ पर देखो क्या हुआ होगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग में 1 मॉलिक्यूल था इसमें से अल्फा क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ब्रेक हुए हैं उतने ही तो प्रोडक्ट में बनेंगे, उतने ही तो बनेंगे यहाँ पर। तो देखो 1 माइनस यहाँ पर क्या है, हम मान लेते हैं कि अल्फा मोल्स क्या है भी यहाँ पर डिसोसिएट हुए हैं, अल्फा मॉलिक्यूल्स। तो अगर अल्फा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए तो यहाँ पर अल्फा मॉलिक्यूल्स ही तो बने होंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एन अल्फा आ जाएगा। क्या आ जाएगा भी, एन अल्फा, कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स ही यहाँ पर क्या हुए हैं भी, प्रोड्यूस हुए हैं, बने हैं। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, आई होता है। आई कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, आफ्टर द एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो भी मॉलिक्यूल्स बने हैं या फिर आयंस है, पार्टिकल्स है, वो लिखते हैं हम ऊपर, और नीचे क्या आते हैं भी, टोटल आते हैं। तो अब देखो आफ्टर डिसोसिएशन यहाँ पर कितने आए हैं, ये आए हैं 1 माइनस अल्फा और एन अल्फा, तो ये क्या है यहाँ पर टोटल बन जाएंगे भाई। टोटल कितने बने हैं, 1 माइनस अल्फा और ये एन अल्फा, तो यहाँ पर 1 माइनस अल्फा प्लस में एन अल्फा, और डिवीज़न में क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो स्टार्टिंग में थे बिफोर डिसोसिएशन थे, तो वो कितना है भी यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आ गई भी, आई की वैल्यू हो गई 1 माइनस अल्फा प्लस में एन अल्फा, ये क्या बन गया यहाँ पर, आई की वैल्यू बन गई है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने के बाद यहाँ पर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस में एन माइनस अल्फा। यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, अल्फा कॉमन हो जाएगा, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस में एन माइनस अल्फा। तो ये क्या है भी, डिसोसिएशन के लिए यहाँ पर आई की वैल्यू होती है, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है आपको, ये वाला अल्फा कैलकुलेट करना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि टोटल में से कितने यहाँ पर डिसोसिएट हो गए हैं। आई इज इक्वल टू में 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा है, तो यहाँ पर क्या है, ये इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो, आई माइनस 1, और ये यहाँ पर क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा भी, ये डिवीजन में आ जाएगा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू में अल्फा। वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आई देखो क्वेश्चन में कितना गिवन है भी, 2.74 माइनस 1, एन की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर टोटल कितने पार्टिकल्स बन गए, कितने हो गए भाई, यहाँ पर इसको जब आप ब्रेक करोगे, ये आयनाइज करोगे, तो टोटल आयंस कितने बन रहे हैं, देखो बेरियम नाइट्राइट, तो यहाँ पर क्या है, एक तो यहाँ पर बेरियम का आयन बनेगा और 2 नाइट्रेट के आयन आएंगे, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 3 आयंस, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू में अल्फा। 2.74 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 1.74, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू में अल्फा। जब 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भी 0.87, और परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना बन जाएगा भी 87%। कितना आ जाएगा भी ये 87%। तो कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज अ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन in the solution obtained by mixing 300 ml of 3 molar solution NaCl and 200 ml solution of 4 molar solution of barium chloride। देखो क्या करना है यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन में आपको 2 सॉल्यूशन गिवन है, कौन कौन से, एक NaCl का और एक बेरियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड, दोनों के लिए यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। NaCl के लिए जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है अभी 3 मोलर है, और बेरियम क्लोराइड के लिए कंसंट्रेशन 4 मोलर है। NaCl का जो वॉल्यूम है दैट इज़ 300 ml और बेरियम क्लोराइड का कितना है अभी 200 ml है। यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है आपको, क्लोराइड आयन की मोलर कंसंट्रेशन। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर NaCl है, तो NaCl कैसे यहाँ पर आयनाइज होगा, NaCl कैसे आयनाइज होता है भाई, यहाँ पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में इस तरह से आयनाइज होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव,
और दूसरा क्या है भाई यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है। तो बेरियम क्लोराइड कैसे आयनाइज होगा भाई यहाँ पर, ये होगा इस तरह से, बेरियम +2 और 2 क्लोराइड आयन यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट क्या गिवन है, इसके लिए यहाँ पर जो कंसंट्रेशन गिवन है वो 3 मोलर है। बेरियम क्लोराइड के लिए जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है भाई, 4 मोलर है। तो यहाँ पर जितने मोलर इसकी कंसंट्रेशन है उतने ही मोलर यहाँ पर क्या है भाई, ये उतने ही मोल्स ये प्रोड्यूस कर रहा होगा, यानी कि उतना ही आयनाइजेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन भी 3 मोलर हो जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या है भाई, 4 मोलर हो जाएगी। बट यहाँ पर कितने क्लोराइड आयन है, 2 है, तो यहाँ पर 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है भाई, NaCl की इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी और ये आयनाइज होकर इतने ही मोलर कंसंट्रेशन के सोडियम आयन बनाएगा और इतने ही कंसंट्रेटेड क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, बट यहाँ पर क्या है, 2 क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होंगे। तो क्या है भाई, 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब टोटल यहाँ पर आपको मोलर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है क्लोराइड आयन के लिए। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे M1V1 प्लस में M2V2 और डिवीज़न में क्या है भाई, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, V1 प्लस में V2। M1 कितना है भाई यहाँ पर, M1 हम यहाँ पर M1V1 सोडियम क्लोराइड के लिए लिख लेते हैं और M2V2 यहाँ पर हम बेरियम क्लोराइड के लिए मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर इस वाले सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है भाई, 3 मोलर, 3 मोलर आ गया। वॉल्यूम कितना है इसके लिए, 300 ml गिवन है, तो 3 मल्टीप्लाई में 300 प्लस M2, इसके लिए कितनी कंसंट्रेशन है भाई यहाँ पर देखो क्लोराइड आयन की, 4 × 2 है, मतलब कि 8 मोलर है। तो यहाँ पर M2 कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम कितना है भाई देखो यहाँ पर 200 ml है, तो 200 इज इक्वल टू में सॉरी डिवीज़न में आएगा V1 प्लस V2। V1 क्या है अभी यहाँ पर 300, V2 क्या है 200, तो 300 प्लस में 200 ये हो गया। अब ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 900 प्लस में 1600 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 500, और ये ऐड करने के बाद कितना आ गया अभी 2500 और डिवीज़न में कितना आ गया 500। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये 5, तो कितनी कंसंट्रेशन आ गई भी यहाँ पर 5 मोलर आ गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में व्हेन 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ बेंजीन देन व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मोलालिटी, मोलर नहीं मोलालिटी पूछा है, मोलालिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो मोलालिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है अभी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर अगर ग्राम में है तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर ग्राम में नहीं होता मतलब केजी में होता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की अमाउंट गिवन है। तो यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है आपको कितना 200 ग्राम, कितना गिवन है अभी 200 ग्राम, और मोल्स आपको नहीं दिए हुए हैं तो मोल्स आपको क्या करने हैं अभी यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। तो हम यहाँ पर पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास क्या है अभी यहाँ पर 6 ग्राम है। इथेनोइक एसिड क्या होता है अभी CH3COOH। तो इसके लिए जब आप कैलकुलेट करोगे मास तो यहाँ पर ये कितना आएगा अभी 60 आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना कितना आएगा 60। तो 6 अपॉन में 60 यहाँ पर कितना आ जाएगा अभी 1/10 या फिर आप बोल सकते हो 0.1 मोल। तो यहाँ पर मोल्स कितने हैं अभी इथेनोइक एसिड के 0.1 मोल है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया अभी यहाँ पर 200 ग्राम हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, बस सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा देखो 0.1 या फिर आप 1/10 कुछ भी लिख लो, मल्टीप्लाई में वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे कितना है अभी 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 0 से 3 0 तो पूरी ही कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पर कितना आ गया अभी 1/2 का मतलब क्या है अभी 0.5। तो यहाँ पर इसके लिए कितनी मोलालिटी आ गई है अभी 0.5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और इसमें से सॉलिड सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। तो देखो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, इस तरह से हम यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं। और वो किस बेसिस पे करते हैं, जो भी सॉल्वेंट की स्टेट होती है ना उस बेसिस पे। यानी कि जब सॉल्वेंट क्या होगा भाई गैसियस होगा, गैस स्टेट का होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। जब आपके पास सॉल्वेंट क्या है लिक्विड है तो उसे हम लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, और जब आपके पास सॉल्वेंट क्या है भी यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है तो उसे हम
सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन ही आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस बेसिस पे ना देखो, सॉल्वेंट अगर गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, इस बेसिस पे हम इनको 3 टाइप के सॉल्यूशन बना सकते हैं, और इसमें भी फिर फर्दर अलग अलग टाइप की कैटेगरीज बन जाती है। जैसे देखो, गैस को गैस में डिज़ोल्व कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में डिज़ोल्व कर सकते हैं, सॉलिड को गैस में डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो उसके यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है। जैसे गैस को गैस में करेंगे तो मिक्सचर ऑफ गैसेज हो सकता है, एग्जांपल एयर हो सकता है। ऐसे लिक्विड को गैस में डिज़ोल्व करेंगे तो क्लोरोफॉर्म मिक्स होता है नाइट्रोजन गैस के साथ। और क्या है, फिर देखो सॉलिड को गैस में मिक्स करेंगे तो यहाँ पर कैम्फर नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। फिर लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल से इस तरह से गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस को आपने डिसॉल्व कर दिया लिक्विड में, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन लिक्विड, पता है ना, ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर में। और लिक्विड इन लिक्विड में क्या हो जाएगा, अल्कोहल को आपने वाटर में ऐड कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है। सॉलिड इन लिक्विड क्या हो जाएगा भाई, सॉलिड को आपने लिक्विड में डाल दिया है, ग्लूकोज को वाटर में डाल दिया, सोडियम क्लोराइड को NaCl यानी कि सॉल्ट को वाटर में ऐड कर दिया। इसी तरह से सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सॉलिड सॉल्यूशन पूछा है। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या बनेगा भाई, जिसमें सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड स्टेट में। तो एग्जांपल देखो, कैम्फर को नाइट्रोजन गैस में कर दिया, तो यहाँ पर तो ये क्या है भाई, नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व किया है, तो ये तो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, तो ये तो वाटर में डिसॉल्व किया है, तो यानी कि ये लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट है अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, क्या किया है अभी, अमलगम ऑफ मरकरी, यानी कि मरकरी के अमलगम को हमने सोडियम में यहाँ पर क्या किया है अभी, मिक्स किया है। तो यहाँ पर ये सोडियम क्या है अभी, सॉलिड स्टेट में होता है, तो यहाँ पर ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बन जाएगा। एक बार नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, तो यहाँ पर तो ये नाइट्रोजन गैस में मिक्स है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये भी गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। तो आपको तो सॉलिड बताना था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 3। आपको ये वाली टेबल, एक तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वाली, और एक यहीं पे ना एक कोलॉइडल सॉल्यूशन वाली टेबल भी होती है, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है। दोनों टेबल से ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर आप पेपर उठा के देखना, कोई पेपर ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिलता है। अदरवाइज कोलॉइडल स्टेट वाले, मतलब कि डिस्पर्स स्टेट, डिस्पर्जन मीडियम वाला, यहाँ से क्वेश्चन इस टेबल से या फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशन से आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है, ए मिक्सचर यूज फॉर द रेस्पिरेशन बाय द सी डाइवर्स इज। यहाँ पर देखो, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं भी, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस का सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं अंडर द सी, ताकि उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना हो। तो वो यहाँ पर कौन सी गैसेस का मिक्सचर होता है, तो देखो होता क्या है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं एयर को एट हाई प्रेशर अंडर वाटर, यानी कि क्या होता है, अंडर वाटर हाई प्रेशर पे एयर को वो ब्रीथ करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज प्रेशर, यानी कि प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो जो सॉल्युबिलिटी है एटमॉस्फेरिक गैसेस की, लाइक नाइट्रोजन है, वो क्या है, ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है भी, ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी। जब वो डाइवर्स क्या होते हैं, टुवर्ड्स द सरफेस आते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ आते हैं, तो जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या है भाई, वहाँ पर जो भी गैसेस ब्लड में क्या चली गई थी भाई, डिसॉल्व हो गई थी, यानी कि जैसे नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, तो वो भी क्या होने लगती है, धीरे धीरे रिलीज होने लगती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में बबल्स बनने लग जाते हैं नाइट्रोजन गैस के, और जो कैपिलरीज होती हैं ब्लड की, वो क्या है भी, ब्लॉक हो सकती है। तो यहाँ पे एक ये मेडिकल कंडीशन आ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैंड या फिर डीकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं। तो टू अवॉइड द बैंड्स, ये जो बैंड वाली कंडीशन आई है, एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो रही थी, इसके टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए और बैंड्स को अवॉइड करने के लिए, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके जो टैंक्स होते हैं वो फिल होते हैं एयर के साथ। कौन सी एयर के साथ, डाइल्यूटेड विद हीलियम, यानी कि यहाँ पर हीलियम के साथ वो डाइल्यूट होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा इसका, वो क्या बनेगा भी, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, हीलियम एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर। यहाँ पर वैसे देखो, तीनों गैसेस की जो कंसंट्रेशन होती है क्या होती है, हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हीलियम यहाँ पर कितने परसेंट होता है, 11.7% होता है, और नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है 56.2% होती है, और ऑक्सीजन कितना होता है भाई, 32.21% होता है। तो एक बार इन गैसेस के मिक्सचर का रेशो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मे बी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज़ द हायर फ्रीजिंग पॉइंट। देखो इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया था, उसमें लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा था, यहाँ पर क्या पूछ लिया है उसने, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लिया है। तो अब देखो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अब वांट ऑफ फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पर हम आई देख लेते हैं, क्योंकि सभी सॉल्यूशन के लिए देखो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी वो तो, और आई की वैल्यू ही क्या है भी, यहाँ पर डिफर करेगी। तो आई देखो, एल्युमिनियम सल्फेट के लिए, एल्युमिनियम सल्फेट क्या करेगा,
यहाँ पर क्या है Al2, यानी कि 2 तो यहाँ पर एल्युमिनियम के आयन है, 2 क्या है भी यहाँ पर एल्युमिनियम के आयन है, और सल्फेट के लिए थ्राइस है, तो यानी कि 3 क्या है भी यहाँ पर सल्फेट के आयंस है। तो यहाँ पर 3 सल्फेट आयंस हो गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई यहाँ पर 5 आयंस बनेंगे। AlCl3 एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड में कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे भाई 4, एक एल्युमिनियम का और 3 क्लोराइड आयन बनेंगे, क्योंकि क्लोराइड -1 होता है और एल्युमिनियम क्या होता है +3 होता है, तो इसलिए यहाँ पर एक तो क्लोराइड बनेगा और सॉरी एक एल्युमिनियम बनेगा और 3 क्लोराइड आयन बनेंगे। फिर है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड क्या करेगा भी यहाँ पर 3 आयन प्रोड्यूस करेगा। और नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर एक अमोनियम आयन बनेगा और एक क्लोराइड, तो यहाँ पर कितने आयन्स बन रहे हैं भाई 2 बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इन सब के लिए आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा भाई देखो क्वेश्चन में, यहाँ पर ये किसके इक्वल होता है, कैसे लिखेंगे हम, डेल टी एफ इज इक्वल टू में आई मल्टीप्लाई में के एफ और मल्टीप्लाई में एम। यहाँ पर ये तो पूरा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो यानी कि इन दोनों का क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। आई की वैल्यू इंक्रीज होगी यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये भी क्या है यहाँ पर इंक्रीज होगा। आई इंक्रीज होगा यानी कि आई इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उसके लिए उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। बट यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल टी एफ क्या होता है भाई, ये हमने देखा था, ये होता है टी एफ नॉट यानी कि प्योर वाले के लिए माइनस टी एफ। तो यानी कि सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आई इंक्रीज हुआ तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, बट फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा भाई यहाँ पर लो बनेगा, यहाँ पर क्या आएगा ये कम आएगा। क्या पूछा है उसने, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट तो उसके लिए आएगा ना जिसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर आई की वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सबसे कम किसके लिए, अमोनियम क्लोराइड के लिए, तो यहाँ पर इसी का क्या बन जाएगा भाई हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भाई ऑप्शन नंबर 4। अगर ये एक सीक्वेंस में ऑर्डर में अरेंज करना होता तो देखो कैसे होता, यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसके लिए आया, अमोनियम क्लोराइड के लिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है 4th ऑप्शन, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा 3 आयन वाला इसका आएगा, फिर इससे कम किसका होगा भाई यहाँ पर, इससे कम होगा AlCl3 का एल्युमिनियम क्लोराइड का, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन, और सबसे कम किसके लिए आएगा लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जो आएगा भाई वो फर्स्ट ऑप्शन के लिए आएगा, यहाँ पर इसके लिए क्या है ये सेकंड ऑप्शन है। तो ये सीक्वेंस बनेगा किसका, अगर ऑर्डर में अरेंज करना आ जाए, हाईएस्ट या लोएस्ट पूछा है तो वो हमें आई गया है समझ में कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन इज 6.02 इंटू 10⁻22 देन इट्स कंसंट्रेशन इज। यहाँ पर अगेन कंसंट्रेशन पूछी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मोलारिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ml में सॉल्यूशन है मतलब मोलारिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, मोलारिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ये हम फॉर्मूला बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। मोल्स यहाँ पर देखो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको अमाउंट गिवन है मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम की वैल्यू तो कितनी हो गई भाई यहाँ पर 500 ml हो गई है। मोल्स हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, तो मोल्स कैलकुलेट करने का देखो 2 फॉर्मूला होता है, अगर आपको मास गिवन है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो ये इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। बट अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ पर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है भाई 6.02 इंटू में 10⁻22 और डिवाइड कर देते हैं किससे, अवोगैड्रो नंबर से, तो यहाँ पर अवोगैड्रो नंबर क्या बनेगा भाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो कैंसिल ही हो गई है इससे, अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 10⁻22 पावर है और यहाँ पर 23 है, तो इसकी 22 पावर से इसकी 22 पावर तो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ एक ही पावर बचेगी, यानी कि 1 अपॉन में 10 आ जाएगा मतलब 0.1 मोल। तो आपके पास कितने मोल्स है भाई यहाँ पर ग्लूकोज के 0.1 मोल है, तो यहाँ पर पुट कर दो 0.1 को, जब आप पुट करोगे तो 1/10 भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई मतलब इस तरह से डिवीज़न में आएगा ये 10 और मल्टीप्लाई में 100। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा, ये 5 2 ज़ा और ये 2 और ये 5, तो ये कितना आ गया भाई यहाँ पर 1/5। 1/5 का मतलब क्या है भाई यहाँ पर 0.2, तो यहाँ पर क्या आ गई भी मोलारिटी सॉल्यूशन की 0.2 आ गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भाई ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई देखो, the ratio of elevation in boiling point for the dilute solution of aluminium trichloride and calcium chloride having same molar concentration is electrolytes are assumed to be completely ionized। electrolytes को हमने क्या किया भाई यहाँ पर completely ionized consider किया है, मतलब कि 100% ionization हो रहा है। 100% ionization का मतलब क्या होता है कि I की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पर 1 है।
और क्या पूछा है यहाँ पर, AlCl3 और जो कैल्शियम क्लोराइड है, इन दोनों के लिए कंसंट्रेशन है वो सेम दी गई है। इन दोनों का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बनेगा ना, उसका रेशो फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिखते हो तो क्या बनता है, देखो डेल टी बी इज इक्वल टू में के बी इंटू में एम बनता है, ठीक है। अब इन दोनों के लिए आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही कैलकुलेट करना है। मान लो आप AlCl3 के लिए यहाँ पर 1 लिख देते हो, और ऐसे ही डेल टी बी हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसके लिए, कैल्शियम क्लोराइड के लिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा, यहाँ पर आई से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा आई मल्टीप्लाई में के बी इंटू में एम। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये के बी कॉन्स्टेंट है और एम बी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, सेम मोलर कंसंट्रेशन है। तो अब यहाँ पर ये तो क्या है भाई, कॉन्स्टेंट ही है, तो यहाँ पर जो डेल टी बी की वैल्यू है वो डायरेक्ट रिलेशन रखेगी आई से। तो अब दोनों का क्या करो, आई कैलकुलेट कर लो, यानी कि वन टॉप फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो AlCl3 के लिए यहाँ पर कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, 4, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कैल्शियम क्लोराइड के लिए कितने आएंगे भाई, 3, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 3। तो दोनों का रेशो कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो 4/3, इसके लिए कितना आया, 4 आया, इसके लिए कितना आया, 3 आया, तो 4/3 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1.33। कौन से ऑप्शन में गिवन है अभी, ऑप्शन नंबर 1 में। तो यही क्या बन गया, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, देखो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डज नॉट बिहेव एज नियरली आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन है देखो एनहेक्सेन एनहेप्टेन, तो ये तो आइडियल सॉल्यूशन है क्योंकि सेम काइंड ऑफ मतलब ग्रुप्स हो गए हैं। नेक्स्ट है ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, तो ये भी इथेन इथेन है। नेक्स्ट है बेंजीन एंड टोलुइन, तो ये भी, और नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो यहाँ पर क्या अलग है भाई, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन अलग है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है भाई, आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाए गए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो रिपीट ही है, ऐसे ही यही शायद सारे ही ऑप्शन थे जो हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है क्वेश्चन में, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक कंपाउंड गिवन है, कॉम्प्लेक्स गिवन है, तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए, इस कंपाउंड के लिए जो वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी वो ही सेम इन चारों ऑप्शन में से किसके लिए आएगी, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, पता करना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन में कंपाउंड गिवन है ये क्या है भाई, K3, और फिर यहाँ पर ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो यहाँ पर जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे और ये आयनाइज होगा, तो कैसे आयनाइज होगा भाई, यहाँ पर 3 तो पोटाशियम आयन बनेंगे और एक क्या है, ये जो कंप्लीट एंटिटी है ना, एक ही आएगी, तो यानी कि टोटल यहाँ पर जो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे वो कितने होंगे भाई, 4। तो अब आपको इन चारों ऑप्शन में से चेक करना है कि किसके लिए 4 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो यहाँ पर एक तो पोटाशियम आयन बनेगा और एक सल्फेट आयन बनेगा। तो यहाँ पर पोटाशियम आयन जो होता है वो K पॉजिटिव होता है और सल्फेट पे क्या होता है, -2 होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर 2 आयंस बनेंगे पोटाशियम के और एक बनेगा सल्फेट का, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 3। नेक्स्ट है पोटाशियम क्लोराइड, तो यहाँ पर एक K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पर कितने आयंस है भाई, 2 है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम सल्फेट, तो यहाँ पर 2 एल्युमिनियम और 3 सल्फेट के आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है एल्युमिनियम नाइट्रेट, तो यहाँ पर एक एल्युमिनियम आयन प्रोड्यूस होगा और 3 नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस होंगे, तो टोटल कितने हो गए भाई, यहाँ पर 1 + 3 = 4। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर भी इस ऑप्शन के लिए एल्युमिनियम नाइट्रेट के लिए जो वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, और क्वेश्चन में जो कंपाउंड गिवन है उसके लिए भी 4 है। तो राइट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर एंड होते हैं आज के क्वेश्चंस। आज के जो टॉपिक्स थे उसके जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे आज तक HTET के पेपर में, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, रिवाइज कर लिया है कॉन्सेप्ट को, और हमने यहाँ से क्या एनालाइज किया कि मोलारिटी मोलालिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला वाले, वो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। और इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं कि आपको सॉल्यूशन दे दिया और ये पूछ लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन से भी बन सकता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आइडियल नॉन आइडियल से ही आपको क्वेश्चन मिले तो वो नहीं पूछ सकता। अब यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न आप समझो, देखो धीरे धीरे एग्जाम का ट्रेंड ना चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि वो सेम ही पैटर्न पे फॉलो करता है। और HTET की भी ट्रेंड, यानी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे और लास्ट ईयर तक एनालाइज करोगे ना, तो उनमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये कोई डाउट नहीं है। PGT के एग्जाम में यहाँ पर आपको क्वेश्चन रिपीटेड मिलते हैं, और वो रिपीटेड मैं आपको बता चुकी हूँ, दोनों तरीके से हो सकते हैं, सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट का यूज़ करके भी आ सकते हैं। जैसे देखो मोलारिटी से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि मोलारिटी फाइंड आउट करो, और क्या देखा हमने कि यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट,
और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, मतलब वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं। और आपको बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, पर आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। और देखो यहाँ पर ही मुझे पेपर ना पुराने मिल गए थे, 2011-16 वाले, 15 वाले, बट ये वाले पेपर जो है ना, इन पेपर के टाइम का जो ट्रेंड था वो थोड़ा डिफरेंट था। अभी एट प्रेजेंट जो पेपर होते हैं उनका ट्रेंड जो है, पैटर्न जो है वो थोड़ा अलग है। तो पुराने कुछ पेपर्स पे ज़्यादा ध्यान ना देकर अभी रिसेंट वाले क्वेश्चंस पे, रिसेंट वाले चैप्टर्स पे, और प्लस में अभी वाले जो रिसेंट पेपर है, यानी कि आफ्टर 2018, यानी कि 2018 के बाद जो पेपर हुए हैं उन वाले पेपर पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। और प्लस में जो टॉपिक्स आपको सिलेबस में मेंशन है उनकी पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद आप सोच सकते हो कुछ अलग करना। और अगर आप रिसोर्सेज की बात करो तो सबसे बेस्ट रिसोर्स फॉर एचटेट पीजीटी एग्ज़ाम एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ही रिवाइज करो, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर एंड जो क्वेश्चंस होते हैं, और जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल और इन टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, ऐसे के ऐसे ही एनसीईआरटी क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे कि जिनमें एक आध थोड़ा बहुत मतलब चेंज कर रखा है, वैल्यूज़ में चेंज कर रखा है, या फिर वहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है और स्टेटमेंट में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, फिर इस तरह से पूछा गया है। एंड लास्ट में एक पॉइंट और, टीजीटी साइंस के लिए केमिस्ट्री की जो भी क्लासेस होती है ना, उन पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, फीडबैक भी मिलता है, बट जो पीजीटी केमिस्ट्री है ना उस पर इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर ये सीरीज़ इस तरह से ही कंटिन्यू रहे और हम फ्यूचर में भी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए कंटेंट को डिस्कस करें, टॉपिक्स को डिस्कस करें, तो आप इस चैनल को शेयर भी कीजिए जो भी टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, और साथ में अपने फीडबैक को भी शेयर कीजिए। यहीं पे एंड करते हैं इस सेशन को, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।